फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग साइकिल की आखिरी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीज़ें होती हैं। इनकम स्टेटमेंट या ट्रेड अकाउंट या इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। नंबर 2 बैलेंस शीट। नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4 नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 5 स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। लेकिन अभी सिर्फ हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इस सवाल में आइसक्रीम शॉप का ट्रायल बैलेंस दिया गया है, जिसकी मदद से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है और सवाल के आखिर में एंडिंग इन्वेंट्री दी गई है। जैसा कि हमने ट्रायल बैलेंस वाली वीडियो में देखा था कि लेजर के तमाम अकाउंट्स हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में इन 5 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रोप्राइटरशिप यानी कैपिटल बैलेंस शीट में आते हैं और एक्सपेंस और रेवेन्यू आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ हमने एक्सपेंसेस के साथ E लिखा, रेवेन्यू के साथ R, एसेट के साथ A, लायबिलिटीज के साथ L और प्रोप्राइटरशिप के साथ P, ताकि जब सवाल को सॉल्व करें तो हमें आसानी रहे सवाल से डेटा लेने के लिए। अक्सर हम सवाल में कुछ चीज़ों को ओवरलुक यानी नज़रअंदाज भी कर देते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आप इन सीरियल नंबर पे टिक लगा सकते हैं जैसे जैसे आप इन्हें लेते जाएं। यहाँ हमने एक्सपेंसेस पर 2 तरह से निशानी के तौर पर E लिखे हैं। कुछ पर सिर्फ E लगाए हैं और कुछ पे E के साथ कॉस्ट लिखा है। E कॉस्ट का इस्तेमाल हम आगे देखेंगे। इन फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरह समझ लें और याद भी कर लें। ये बात सबको मालूम होती है कि अगर हम कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीदें और उसे 15 में बेच दें तो 5 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट कॉस्ट दी गई हो, जैसे सामान लाने में जो गाड़ी का किराया दिया या सामान उठाने के लिए वेजेस पे की वगैरह वगैरह, तो फिर हम परचेज के साथ साथ उन तमाम अखराजात को भी सेल्स में से माइनस कर देते हैं जो उस सामान को लाने के लिए हमने किए थे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू दी गई हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, यानी वो सामान जो पिछले पीरियड में नहीं बिका था उसे इस पीरियड की परचेजेस और डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करते हैं तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आती हैं, यानी टोटल सामान तिजारत की वैल्यू। फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक यानी पीरियड के आखिर में जो सामान बिकने से रह गया था उसकी वैल्यू माइनस करते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करें ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो आता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में प्लस करें अदर इनकम तो आएगा टोटल नेट प्रॉफिट। ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में सेल्स में से परचेज माइनस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करेंगे और दूसरे हिस्से में ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट मालूम करेंगे।
हमने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पहले हिस्से को शो किया है। यहाँ क्वेश्चन से जो हमने ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर किया था उसे दिखाया है, और यहाँ हमने उन फॉर्मूलाज को लिखा है जिसकी मदद से हम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ एंडिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट मेंशन है। हम ट्रायल बैलेंस में से डेबिट वाले अमाउंट्स डेबिट साइड पे और क्रेडिट वाले अमाउंट्स क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। फॉर्मूले में सेल्स में से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में से सेल्स लिख लेते हैं 30,000 इस तरह यहाँ आया। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो कि हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ट्रायल बैलेंस से वैल्यूज लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फार्मूले में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 5000 है, ये यहाँ डेबिट में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट पर लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूले में परचेजेस हैं, तो ट्रायल बैलेंस से परचेजेस ली और यहाँ लिख ली। इसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट है, हमने परचेजेस और डायरेक्ट कॉस्ट वाले एक्सपेंसेस पर इस रेड ई के साथ कॉस्ट भी लिख लिया था। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ वेजेस और कैरेज इनवर्ड ये दोनों हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इन सब को जमा कर लें तो गुड्स अवेलेबल आएंगी, जिनमें से हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। माइनस हम यहाँ डेबिट में लिख के नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से तमाम वैल्यूज लिख चुके हैं। अब हम मालूम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे हमने लेजर में बैलेंसिंग की थी वैसे ही बैलेंसिंग यहाँ भी करेंगे, बस यहाँ बैलेंस की जगह लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हम रफ में इन दोनों कॉलम्स को जमा कर लेते हैं। डेबिट साइड को जमा किया तो आया 28,525 और क्रेडिट को किया तो आया 36,000 और इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आया 7,475। अब जो ज्यादा अमाउंट है वो दोनों तरफ लिख लेंगे, यानी 36,000 डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ आया, और जो फर्क निकाला था उसे हमने कम वाली साइड पे लिख लिया जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और इसे हमने ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये इस तरह ट्रांसफर हो गया। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, तो सवाल से एक्सपेंसेस ले लेते हैं। सवाल में जो बाकी एक्सपेंसेस बचे हैं सिर्फ वो लेंगे। तो यहाँ से डिस्काउंट अलाउड सैलरीज ट्रेवलिंग लिया और यहाँ लिखे डिस्काउंट सैलरीज ट्रेवलिंग। इसके बाद कमीशन, एडमिन, ट्रेड और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लिए और यहाँ लिखे कमीशन, एडमिन, ट्रेड और इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसके बाद इस हिस्से का भी वैसे ही बैलेंस निकालेंगे जैसे पहले हिस्से का निकाला था, लेकिन अब हम बैलेंस को लिखेंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो आता है नेट प्रॉफिट। क्रेडिट का टोटल है 7475, डेबिट को जमा किया तो आया 5080, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया 2395। ज्यादा अमाउंट दोनों तरफ लिखा और जो डिफरेंस था उसे लिखा नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर हो गया कैपिटल अकाउंट में। यहाँ दोनों बार क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, यानी हमने बेचा ज्यादा अमाउंट में और खरीदा कम में। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो भी बाकी खर्चों से ज्यादा था, इसीलिए हमारे पास आखिर में नेट प्रॉफिट आया।
अगर क्रेडिट साइड कम होती डेबिट साइड से तो लॉस आता, जो कि क्रेडिट साइड पर लिखा जाता, फिर ट्रांसफर होके डेबिट साइड पर आता और एक्सपेंसेस उसमें जमा कर लिए जाते, तो क्रेडिट साइड पर नेट लॉस आ जाता। या दूसरी सूरत यहाँ यह हो सकती है कि यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट तो आए, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस ज्यादा हों और नेट लॉस क्रेडिट साइड पर लिखा जाए। अब हमने ट्रायल बैलेंस का वो हिस्सा जो बैलेंस शीट के लिए काम आएगा यहाँ लिखा है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ बनाया है ताकि वैल्यूज लेने में आसानी रहे। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड पर वैल्यूज ट्रायल बैलेंस से लिखेंगे। यहाँ क्रेडिट साइड पर दो अमाउंट्स हैं, क्रेडिटर और कैपिटल, तो ये दोनों यहाँ आए। अब हम कैपिटल में इस पीरियड का प्रॉफिट जमा कर देंगे जो कि हमें हुआ था 2395 का, तो यहाँ आया 2395। तो कैपिटल हमारा नेट प्रॉफिट की वजह से बढ़कर 15,395 हो गया। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो आएगा 17,495। अब हम लिखेंगे एसेट्स ट्रायल बैलेंस में। डेबिट साइड पर एसेट्स हैं तो बैलेंस शीट में भी डेबिट साइड पर ही आएंगे। कैश, डेटर्स, स्टॉक हम यहाँ से लेंगे। फर्नीचर, बिल्डिंग डेबिट साइड पर हैं तो यहाँ हमने कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग डेबिट साइड पर ही लिखे हैं और इन सब का भी टोटल किया तो आया 17,495। यानी हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारे दोनों साइड्स इक्वल आए हैं। याद रहे, अगर बैलेंस शीट के दोनों साइड्स इक्वल ना आए तो मतलब ये है कि हमने कहीं मिस्टेक की है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में जो स्टेप्स बताए गए हैं उन्हें फॉलो करें तो एरर्स की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। गुड बाय, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।